हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूपी पेट से संबंधित कुछ एमसीक्यू कर रहे थे इतिहास में। उनमें आज हम लोग भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन से संबंधित प्रश्नावली करेंगे। तो चलिए शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और ये ज़रूर बताइएगा कि हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है आप लोगों को। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ पेट के लिए नहीं है, बल्कि जहाँ पर भी जीएस पूछा जाता है वहाँ के लिए भी, हर जगह के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्नावलियाँ हैं। चलिए शुरू करते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। इसी प्रश्न को ऐसा पूछा जाता है कि भारत में समुद्री यानी भारत की खोज किसने की थी। ओके, तो ये था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से होते हुए कालीकट के बंदरगाह तक आया था। ओके, अच्छा, सेकंड वाला क्वेश्चन भी यही है। वास्को डी गामा प्रथम बार भारत कालीकट बंदरगाह पर कब आया था। ओके, तो 1498 ईस्वी में आया था। चलिए इसके बाद है वास्को डी गामा निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कालीकट से के प्रसिद्ध बंदरगाह पर आया था। तो इसका उत्तर है गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक की सहायता से। ओके, नेक्स्ट है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। ठीक है, 2023 में पूछा था कि वास्को डी गामा की जो वो है, मतलब कि वास्को डी गामा को कहाँ दफनाया गया है। ठीक है, मजार पूछा गया था कि किस स्थान पर है। तो अब तो इस बार नहीं पूछा जाने का है, लेकिन वास्को डी गामा से कई क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, इसलिए वास्को डी गामा से कई क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें है यानी कि वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत करने वाला भारतीय जो राजा था वो जमोरिन था। ओके, सी उत्तर हो जाएगा, जमोरिन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो ये पुर्तगाली थे, भारत में पुर्तगाली ही सबसे पहले आए थे और वास्को डी गामा पुर्तगाली था। तो इसमें जो था वो था अल्मीडा। वास्को डी गामा एक व्यापारी था, ठीक है, वो यहाँ पर वायसराय बन करके नहीं आया था। इनमें से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो इसका उत्तर है गोवा। ठीक है, गोवा पुर्तगालियों का जो है उपनिवेश था, मुख्यालय था। एक बात ध्यान रखिएगा कि यूरोपियन में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में पुर्तगाली ही गए थे भारत में। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय गोवा पुर्तगाल यानी कि भारत का भाग नहीं था, वो तो बहुत बाद में जो है ना बना था। जब पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया गया, वहाँ पर सैनिक कार्यवाही की गई, तो पुर्तगाली यहाँ से छोड़ करके गए, फिर उसे भारत में मिलाया गया। इनमें से कौन सा नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित था। यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, किसके द्वारा यानी कि दी गई थी या इंट्रोड्यूस की गई थी। तो द अल्मीडा के द्वारा दी गई थी। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। ठीक है, तो सूती कपड़ों को यूरोप में किस नाम से जाना जाता था। तो कैलिको नाम से जाना जाता था। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। ये बहादुर शाह मुगल सम्राट की बात नहीं हो रही है, गुजरात की बात हो रही है। ओके, तो ये था पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में वो मारा गया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इनमें से कौन सा था। तो कौन सा था, वो अल्बुकर्क था। ओके, वास्को डी गामा कहीं पर भी मत लगाइएगा, वो सिर्फ व्यापारी था। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली जो गवर्नर था, ठीक है, वो कौन था। तो वो यही था, अल्बुकर्क। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो दी अल्बुकर्क पूरा नाम था इसका, के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है।
वह भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, सही है। उसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था, ये भी सही है। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया था, ये भी सही है। ठीक है। यहाँ पर है वह मुसलमानों के साथ सहिष्णुतापूर्वक व्यवहार करता था, ये गलत है। ठीक है, सहिष्णुतापूर्वक व्यवहार करता तो बहादुर शाह को क्यों मारता संघर्ष में। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। देखिए, अभी आपको इसका उत्तर मैंने ऊपर बता दिया था। देखिए, तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था। ओके, तो इसे कंपनी द एंड ओरिएंटल, कंपनी द एंड ओरिएंटल के नाम से जाना जाता था। ये जो आज आप लोगों को यानी कि बताया जा रहा है, इसमें से 1-2 नंबर का निश्चित रूप से आना है क्वेश्चन यूपी पेट में। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे, जो कि अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बना। यहाँ पर है सबसे पहले अफ्रीका में पहुंचने वालों की बात की जा रही है। ठीक है, तो वो कौन पहुंचे थे, डच पहुंचे थे। ठीक है, और वहीं पर उन्होंने अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, यानी कि बंगाल में पुर्तगालियों ने किस जगह पर फैक्ट्री स्थापित की थी, तो हुगली में। और हुगली को ही लेकर संघर्ष हुआ था अंग्रेजों और जो है यानी कि इनमें पुर्तगालियों के बीच में। फिर पुर्तगालियों को उधर से छोड़ करके इधर आना पड़ा था। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, यानी कि किला का जो है निर्माण किया था, तो कोचीन में। उत्तर हो जाएगा सी, कोचीन। बंगाली खाड़ी में समुद्री डकैतों हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, तो इसमें उत्तर है आपका पुर्तगाली करते थे। इनमें से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी, तो पुर्तगालियों द्वारा क्या लाई गई भारत में, मिर्च। वर्तमान में पांडिचेरी यानी पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। फिर इसके बाद है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। ठीक है, इनमें से हमको बताना है कि कौन से जो है वो सही हैं, और जो नहीं सही होंगे उनको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ओके, तो इसमें है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति कौन थी, वो पुर्तगाली थे, ये सही है। ओके, बाकी पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थे, ये गलत है और ये भी गलत है। ओके, तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। अब यहाँ पर यानी कि आपको फिर से कूट में से उत्तर चुनना है सही। 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था। प्रारंभ में उनका बम्बई पर स्वामित्व था। उनके पास कोचीन, दीव और दमन में व्यापारिक बस्तियां थीं। मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यावहारिक छूट से वंचित किया था। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। तो 16वीं शताब्दी में सॉरी 16वीं शताब्दी का मतलब है कि 1501 से लेकर के और 1500 यानी कि 1600 तक। तो आप जानते ही हैं कि 1600 में स्थापना ही हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये जो थे यानी इनका ये वाला कथन सही है। प्रारंभ में उनका मुंबई पर स्वामित्व था, ये भी सही है। ओके, फिर इसके बाद है उनके पास कोचीन, दीव और दमन व्यापारिक बस्तियां थीं, ये भी सही है। मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था। ठीक है, ये गलत है, उनको भी छूट दी गई थी। तो 1, 2, 3 सही है। तो 1, 2, 3 आपका उत्तर हो गया ए। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ बसाया गया था, तो बसाया गया था मछलीपट्टनम में। देखिए, ज़्यादातर मछलीपट्टनम काफ़ी यानी कि प्रसिद्ध है, अंग्रेज़ों के लिए भी, पुर्तगालियों के लिए भी, फ्रांसीसियों के लिए भी, और अब डचों का भी आ गया तो इनमें भी। 1596 में भारत में आने वाले डच
प्रथम डच नागरिक कौन था? ओके, तो ये था कार्नेलियस हाउटमैन, 1596 में आया था। ठीक है, और 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। 1605 ईस्वी में प्रथम डच कारखाने की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर अभी ऊपर आप लोगों को मिल गया था, मछलीपट्टनम में। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो था चिंसुरा। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो ये था मार्तंड वर्मा। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी डचों को 1741 में हराने वाला मार्तंड वर्मा था। इनमें से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? डचों के व्यापारिक अड्डे जो है ना कहाँ पर थे? जिसे आप क्या बोलते हैं, उनकी कंपनी बोलते हैं। ओके, तो आप जानते हैं कि मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम में तो था ही, तो यहाँ तो क्या है, मछलीपट्टनम कहीं है नहीं, यहाँ सिर्फ एक जगह है, चिंसुरा यहाँ पर भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो नागपट्टनम, चिंसुरा और मछलीपट्टनम। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो इन्होंने पटना में स्थापित की थी 1632 में। डचों द्वारा भारत में स्थापित कारखानों के संबंध में सुमेलित नहीं है। ओके, तो इनमें पुलीकट में 1610 में कारखाना बनाया, सूरत में 1616 में बनाया, कारिकाल में 1645 में बनाया, ये भी सही है। कोचीन में 1670 में बनाया, ये गलत है। ओके, तो यही जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन सा था? तो 1600 में यानी भारत का बादशाह कौन था? तो कौन था? अकबर था। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, अकबर 1600 ठीक है 5 तक या 1604 तक जो है ना अकबर का शासनकाल था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। ओके, तो जहांगीर, और जहांगीर के ही दरबार में ठीक है उन ईस्ट इंडिया कंपनी के कई जो है वो दूत आए थे। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? ठीक है, तो कलकत्ता में जो उन्होंने दुर्ग बनाया था तो उसका जो नाम था वो था फोर्ट विलियम। ओके, यदि सेंट फोर्ट विलियम लिख दे ठीक है तो भी क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, फोर्ट विलियम ही है वो। इनमें से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? ठीक है, तो भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? ठीक है, वो था रेड ड्रैगन। ओके, अब इसमें जो है ना यानी कि जिस भी बच्चे को पता हो तो बताइए, रेड ड्रैगन में चढ़कर सवार होकर के भारत कौन आया था? अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते थे, क्या जूट, चाय, गन्ना या चावल? ठीक है, तो बंगाल में क्या उगाने के लिए? चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। अपने शासन के दौरान अंग्रेज शिक्षकों को असम में अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, आसाम आज भी इसलिए चाय के लिए जाना जाता है और बंगाल जो है वो चावल के लिए। 1608 ईस्वी में जहांगीर के काल में कौन सा दूत यानी जेम्स प्रथम भारत आया था? ठीक है, जेम्स प्रथम का दूत। ठीक है, तो 1608 में आया, 1609 में वो जहांगीर के समक्ष यानी कि प्रस्तुत हुआ था। ओके, तो अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं वो कैप्टन हॉकिंस था। टॉमस रो नहीं, टॉमस रो दूसरा था, तो कैप्टन हॉकिंस था। किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया था? ठीक है, तो वो था
गैब्रियल बॉट, ठीक है, इसने इलाज किया था। और जो है ना शाहजहाँ उससे काफ़ी यानी कि अंग्रेजों से उससे भी काफ़ी प्रसन्न हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो ईस्ट इंडिया की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, यानी स्वाली के युद्ध में हराया था? तो थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ओके, तो इसने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। और जिन बच्चों को मालूम है तो बताइए पुर्तगालियों से बम्बई किस जो है ना विना पर इनको मिला था? ठीक है, तो मालूम होगा आप लोगों को दहेज में मिला था। राजकुमार को शादी में दहेज में मिला था, फिर राजकुमार ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को वो यानी लीज पर दे दिया था। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख उपयोगी पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? यानी कि क्या क्या चीज़ जो है वो बंगाल से निर्यात किया जाता था? इनमें था कपास, रेशम, सोरा और अफीम। अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम। तिलहन तो भेजा नहीं जाता था। चीनी, नमक, जस्ता और सीसा नहीं, चीनी भी नहीं भेजा। तांबा, चांदी, सोना नहीं। ये हो गया आपका कपास, रेशम और सोरा, ठीक है, ये जो है ना बंगाल से निर्यात करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। इंटरपोलर कौन थे? इंटरपोलर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाले मुक्त व्यापारी। उन्हें इंटरपोलर कहा जाता, सॉरी, इंटरलोपर कहा जाता था। इंटरलोपर जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के बावजूद भी एशिया के साथ व्यापार करने वाले मुक्त जो व्यापारी थे वो थे, ठीक है, और वो ब्रिटेन के ही थे, उन्हीं की बात की जा रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो इसमें सर जॉन चाइल्ड को जो है ना औरंगजेब के द्वारा वो भारत से निष्कासित किया गया था। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? यानी भारत के क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो बिहार था। और बिहार से ही बंगाल होते हुए निर्यात किया जाती थी अफीम। इनमें से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, एक कथन इनमें से सही है, वो हमको चुनना है। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता पूर्व एक डच उपनिवेश था। ठीक है, ये गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि को उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। नहीं, फोर्ट विलियम कहाँ था? बंगाल में, ठीक है, कलकत्ता में बनाया किसने था? अंग्रेजों ने। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का एकाधिकार हो गया, ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ठीक है, ये आपका क्या है? सही है उत्तर। इनमें से निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए थे अंग्रेजों ने, उनको कालक्रमानुसार क्या करना है? ठीक है, तो आप लोगों सबको सबसे पहले देखना है कि सबसे पहला अंग्रेजों ने अपनी बस्ती कहाँ बनाई थी? तो सूरत में। तो ये आपके दोनों कट गए। अब यहाँ पर पहली बस्ती सूरत में, दूसरी बस्ती मद्रास में, तीसरी बम्बई में और चौथी कलकत्ता में बनाई थी। ओके, तो कलकत्ता में बम्बई के बाद बनाई थी, तो ये हो जाएगा आपका सी उत्तर। सूरत, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता। 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? 1651 में मुगलों के द्वारा, ठीक है, बंगाल में कहाँ पर व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? ये था कासिम बाजार। जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं और उसमें
अंग्रेज़ों का और टकराव की बात करते हैं नवाब वगैरह, तो वहाँ कासिम बाजार का काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, जिक्र आता है। फोर्ट विलियम जॉर्ज कलकत्ता का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? तो की थी जॉब चारनॉक ने। ये उत्तर हो जाएगा आपका, जॉब चारनॉक ने इसकी स्थापना की थी। इनमें से कौन फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था? तो जो सर चार्ल्स आयर, ठीक है, ये जो था ये पहला प्रेसिडेंट था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का जो राज था, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बिल्कुल। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है आपका। इसका मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसे अब फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, सही है ये भी। तो उत्तर हो गया आपका डी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1616 ईस्वी में, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। तंजौर के किस शासक ने स्वेच्छा से डेनिश व्यापारियों के साथ समझौता किया था? ओके, तो वो था राजा रघुनाथ नायक। ठीक है, तो राजा रघुनाथ नायक जी ने क्या किया था? ठीक है, स्वेच्छा से डेनिशों के साथ व्यापारिक समझौता किया था। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1620 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ठीक है, यह डेन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1620 ईस्वी में कहाँ पर फैक्ट्री यानी पहला जो है ना कारखाना इनका स्थापित किया था? तो वो था ट्रांकोबार। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? पहली बार अपना यानी कि फैक्ट्री खोली थी। बंगाल में किस फैक्ट्री का मतलब, यहाँ पर ये जब फैक्ट्री बोला जाए तो ये मत सोचिएगा कि वो आकर के वहाँ पर फैक्ट्री लगाए थे और वहाँ उत्पादन करते थे, नहीं। ठीक है, वो एक ऐसा शुरुआत में स्थान उन्होंने बनाया था जहाँ से वो अपना सामान ले करके आते थे, वहाँ रखते थे और फिर वहाँ से पूरे भारत में सप्लाई करते थे। एक तरह से वो गोदाम था। ठीक है, वो भारत से भेजने वाली चीज़ें वहाँ पर इकट्ठा करते थे। बंगाल में किस भाग में 1776 ईस्वी में द्वितीय डेनिश कारखाना की स्थापना व्यापार को गति देने के उद्देश्य से कहाँ पर की गई थी? तो जो है ना 1676 में इन्होंने क्या किया? दूसरा कारखाना खोला। पहला कारखाना कब खोला था? 1620 में खोला था। ठीक है, ट्रांकोबार में खोला था। अब देखिए कितना डिफरेंस हुआ। ठीक है, लगभग 50 साल के बाद उन्होंने क्या किया? 56 साल के बाद खोला, और जो है वो था श्री रामपुर में। ओके, तो श्री रामपुर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेनो ने 1845 ईस्वी में अपना समस्त भारतीय कारखाना किस व्यापारिक कंपनी के हाथों बेच दिया और स्वदेश लौट गए? 1845 में, यानी कि हारे वगैरह नहीं, और यहाँ से क्या चीज करे थे कि वापस चले गए थे। ओके, कब? 1845 में। तो वो थे अंग्रेज। ठीक है, या तो उनसे लड़ते और या तो फिर क्या करते, उनको छोड़ करके उनके लिए चले गए थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? तो इसका उत्तर है डी, मछलीपत्तनम में। इसी को ही मछलीपत्तनम भी कहा जाता है। इनमें से किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक है वो है काल्बर्ट। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, ठीक है, किसके शासनकाल में? तो ये हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया था? ओके, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला अपना जो है कारखाना स्थापित किया था सूरत में। इनमें से कौन सा एक यूरोपीय देश स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में सबसे अंत में आए?
ठीक है, यानी कि सबसे अंत में आने वाले कौन थे, तो वो थे फ्रांसीसी। इनमें से कौन सा यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, तो वो था, ठीक है, डुप्ले। ओके, और डुप्ले आप लोग जिनको मालूम है तो ये बताइए, फ्रांसीसी जो है गवर्नर था या ब्रिटिश गवर्नर था? कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक के कई जो है ना युद्ध हैं, तो कर्नाटक जो है यानी कि युद्ध वो किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। इनमें से कौन सा कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध के लिए उत्तरदायी था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के लिए उत्तरदायी जो कारण था, देखिए, वो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना, यानी कि उन पर जबरन कब्जा कर लेना था, पहले कर्नाटक युद्ध का, ठीक है, ये कारण था। अंबूर युद्ध 1749 ईस्वी में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब एवं डुप्ले की संयुक्त सेना ने कर्नाटक के किस सत्तासीन नवाब को पराजित किया था? तो अनवरुद्दीन थे वो, ठीक है। तो अनवरुद्दीन को क्या किया था? पराजित किया था इनकी संयुक्त सेना ने, ठीक है। तो जो फ्रांसीसी थे वो भारतीयों के साथ जो है मिल करके, और वो उनके साथ उनको साथ में मिला करके या उनके साथ जो है संगठन बना करके और भारतीयों के सामने युद्ध करते थे। अंग्रेजों से भी उन्होंने इसी प्रकार से युद्ध किया था। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? ठीक है, तो ये कर्नाटक युद्ध ही यहाँ पर क्या है, समाप्त होना है। तो वहाँ द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ना, इस संधि से समाप्त हुआ। पांडिचेरी का जो है ना ज़्यादातर संधि पूछा जाता है, लेकिन गोडेहू की संधि के नाम से भी जाना जाता है, 1754 में हुई थी। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कौन पराजित हुआ था? ठीक है, तो उसमें फ्रांसीसी जो है वो पराजित हुए थे। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, उसका कारण क्या रहा? ठीक है, क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। सक्षम सेनापति था और काफ़ी अच्छा सेनापति था। उसी ने भारत में जो है फ्रांसीसी साम्राज्य की जड़ें स्थापित की थी। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ठीक है, तो इसका कारण यही है। अंग्रेजों की यानी फौज जो थी वो शक्तिशाली थी। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, नहीं, भारतीय लोगों जो है ना, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद करते थे, अपने यहाँ ट्रेनिंग के रूप में रखते थे। पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में नहीं, जो फ्रांसीसी थे वो अंग्रेजों के सामने सफल क्यों नहीं हो पाए? ठीक है, इसका इनमें से कौन सा एक कारण था? उन्होंने चंदा साहिब तथा मुजफ्फर जंग जैसे कमज़ोर भारतीय पक्षों की तरफदारी की थी, जो है ना, इसके कारण अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं था। डुप्ले को निर्णायक समय पर वापस बुला लिया गया था, ठीक है। यहाँ पर यानी कि फ्रांसीसी सफल नहीं हुए, उसका एक कारण कौन था? उन्होंने भारतीय शक्तियों के खिलाफ षड्यंत्र किए, नहीं, ये गलत है। उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी, ठीक है। इसका सबसे जो है ना कारण यही है। तभी तो उन्होंने क्या किया था, डुप्ले को वापस बुला लिया था, ठीक है। जिस समय निर्णायक जिन डुप्ले को यहाँ होना चाहिए था, उस समय उन्होंने क्या किया, वापस बुला लिया, ठीक है। तो उनकी व्यापारिक कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत अधिक निर्भर थी। ओके, चलिए इसके बाद हमारा यहाँ पर है, अब इनमें से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? ओके, तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 और 48, ठीक है, ये आपका सुमेलित है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752, ये भी आपका क्या है, ठीक है, सुमेलित है। पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, वो कब नहीं लड़ा गया था? ठीक है, 1761 में,
ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763, तो यही वाला आपका क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यानी कि उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है वो यहाँ पर जो है वो सुमेलित नहीं है। तो ये गलत क्यों है, ये 1758 से नहीं है। ठीक है, ये हमारा ये 1758 से नहीं, 1756 से लेकर के 1763 तक। ठीक है, 1756 से लेकर के 1763 तक जो है ना, ये यानी कि तृतीय जो युद्ध हुआ था कर्नाटक का, वो हुआ था। ठीक है, और ये पेरिस की संधि से जो है वो ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो ये पेरिस की जो संधि थी, उस संधि के द्वारा क्या हुआ था, यहाँ पर भी शांति स्थापित हो गई थी। ओके, तो ये जो है यूरोपियनों का भारत में आगमन से संबंधित कुछ प्रश्न थे, जो काफ़ी प्रमुख प्रश्न थे। ठीक है, और सभी जो है ना यूरोपियनों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। आशा है आप लोगों को इससे काफ़ी सहायता मिलेगी, और आप लोग इनको अच्छी तरह से एक बार दो बार जो है ना देख लीजिए, और आसानी के साथ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या तो चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट भी आप लोग लिख सकते हैं, जिससे कि हम लोगों को और क्या सुधार करना है ये जो है ना जानकारी मिल जाए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।